हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं। देखिए, इस बार आपके सामने लेके आया हूं मैं नीट 2025 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कौन से सवाल आए थे। नीट वालों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में टफ लगता है थोड़ा, बट यार सवाल जो है वो बहुत ही इजी आता है। बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो सवाल आसानी से हो जाएंगे। 2025 में जो पेपर आया था वो आया था भूत, ऐसा लगा था कि भैया क्या होगा। बट अगर आपने घर पे जाकर उसे पेशेंसली देखा होगा तो बहुत सारे सवाल आप इजीली कर पाए होंगे। बस वहां पर हम लोग देख के उसे घबरा गए, तो हमारे हाथ पैर फूल गए और हम उस सवालों को नहीं कर पाए। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2025 नीट में पूछे गए हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहला सवाल क्या बोल रहा है, देखिएगा भाई। पहला सवाल बोल रहा है, हाँ पहला ये कर लेते हैं। पहले बोल रहा है टू आइडेंटिकल चार्जेस, two identical charge conducting spheres A and B have their centers separated by a certain distance. Charge on each sphere is q and the force of repulsion between them is F. Okay. A third identical uncharged conducting sphere is brought in a contact with sphere A first and then with sphere B and finally removed from both. The new force of repulsion between the spheres A and B, radii of A and B are negligible compared to the distance of separation, so that for the calculating force between them they can be considered as the point charge। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम लोग कूलम्स लॉ जो है हमारा वो वैलिड होता है पॉइंट चार्जेस के लिए, यानी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में Q1 और Q2 जो है वो क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए हमारे पॉइंट चार्जेस। अगर वो एक्सटेंडेड चार्ज है तो हम लोग उसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसलिए उन्होंने बोला है कि जो दोनों स्फीयर्स हैं उन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो उनकी ज्योमेट्री के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। यानी इतनी ज्यादा डिस्टेंस अगर हम लोग ले रहे हैं तो उन दोनों स्फीयर्स को हम लोग पॉइंट चार्ज डील कर सके और कूलम्ब फ्लो इजीली लगा सके। पहली चीज तो मेरे को ये समझ में आती है। दूसरी चीज मुझे क्या समझ में आती है कि जब भी दो स्फीयर्स को, कंडक्टिंग स्फीयर्स को टच किया जाता है तो उनपे चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो इस तरह से होता है कि वो उनके नेट चार्ज जो है वो उनके रेडियस के रेशियो में डिवाइड होता है। अगर आइडेंटिकल चार्ज है, सॉरी आइडेंटिकल स्फीयर है, तो जो चार्ज है वो टोटल चार्ज का आधा आधा दोनों स्फीयर्स पे बट जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में। देखिए सवाल करते हैं, सवाल क्या कह रहा है। हमारे पास दो स्फीयर्स हैं भाई साहब। एक स्फीयर ये था, ठीक है, एक स्फीयर ये था और एक बेचारा मेरे पास अनचार्ज पड़ा हुआ था, ठीक है। स्टार्टिंग में इन दोनों के सपोज सेंटर के बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया r, इस पे चार्ज q है और इस पे भी चार्ज q है। यही बोला इसने, टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स A and B have their center separated by a certain distance, चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज q। दोनों स्फीयर में जो चार्ज है वो कितना है q, कैपिटल Q ले लो। अभी इनके बीच का डिस्टेंस सपोज r है, तो जो फोर्स लग रहा है F वो लगेगा k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स कितना लगेगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एक तीसरा अनचार्ज स्फीयर था, इसमें चार्ज कितना था, जीरो। इसमें चार्ज कितना था, जीरो। आगे बात समझ में, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख के रख लिया है। ये जो तीसरा सी अनचार्ज स्फीयर है इसमें नेट चार्ज कितना है, जीरो। पहले इसको क्या किया, क्या बोला इसने, ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद स्फीयर ए फर्स्ट। इसको स्फीयर ए से कॉन्टेक्ट में लाए। इसमें चार्ज जीरो था, इसमें चार्ज था, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो नेट चार्ज कितना हो गया, क्यू। नेट चार्ज कितना हो गया, क्यू। तो इस वाले पे क्यू है और इस वाले पे जीरो है, दोनों को जोड़ा, मैंने टच किया, तो जो नेट चार्ज है वो कितना है, क्यू। दोनों स्फीयर्स पे आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो भाई साहब इस वाले स्फीयर पे जो नया चार्ज आ गया वो आ गया Q/2 और इस वाले पे भी कितना आ गया, Q/2, जब मैंने इन दोनों को टच किया। आगे बात समझ में, समझ में आया। इसके बाद क्या बोला इसने, अब देन विथ बी, अब इस वाले स्फीयर को इस वाले स्फीयर के साथ टच किया, ठीक है। इस वाले स्फीयर को इस वाले स्फीयर के साथ टच किया। इस पे चार्ज है Q/2 और इस पे चार्ज है Q, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q/2। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q/2। तो जब मैंने इन दोनों को टच किया, जब मैंने इन दोनों को टच किया, तो भाई साहब इसमें Q है और इसमें Q/2 है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q/2। दोनों पे आधा आधा चार्ज, नेट का आधा आधा चार्ज डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो भाई साहब इस पे हो गया 3Q/4 और इसमें भी फाइनल चार्ज कितना आ गया, 3Q/4। मुझे इससे मतलब है नहीं,
मुझे बोला है इन्हें वापस से उसी जगह पे रख दिया, तो अब इन पे फोर्स कितना होगा। तो इस पे फाइनल चार्ज कितना है Q/2, इस पे फाइनल चार्ज कितना है 3Q/4। तो जो फाइनल न्यू फोर्स जो लगेगा F डैश बोल दिया मैंने उसे, वो हो जाएगा K Q/2 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर। तो जो F डैश हो जाएगा वो हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, बाहर ले लिया मैंने, और ये हो जाएगा 3/8। आगे बात समझ में। KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं F, पुराना वाला फोर्स। तो यहां से जो F डैश हो जाएगा वो हो जाएगा 3F/8। बहुत ही आसान था। तो जो उसने बोला है नया फोर्स है वो कितना हो जाएगा, वो नया फोर्स हो जाएगा 3F/8। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फटाफट। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल से है। ठीक है, पहला सवाल आपका कूलम्ब्स लॉ से था और अगला जो सवाल है वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल से है। अगला सवाल क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 5 × 10⁻⁻6 cm। ठीक है, इन्होंने डाइपोल मोमेंट दे दिया है। डाइपोल मोमेंट जो है वो कितना है 5 × 10⁻6 कूलम्ब्स मीटर। ठीक है, आगे बात समझ में। Q × D is aligned with the direction of uniform electric field of magnitude 4 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम्ब्स। यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसका वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है 4 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम्ब, उसके अलाइन है। यानी अगर मैं बात करूं तो मेरा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो भाई साहब मेरा जो डायपोल है उसका डायरेक्शन भी इधर है, यानी बीच में, इनके बीच में जो इनिशियल एंगल है थीटा इनिशियल वो कितना है 0 डिग्री। ओके, क्या बोल रही है, द डायपोल इज देन रोटेटेड थ्रू एन एंगल 60 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। यानी अब मैंने क्या किया है, अब मैंने डायपोल को यहां से क्या कर दिया 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया। कितने पे कर दिया 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया। तो जो थीटा फाइनल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपको बोला है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा। तो यार सीधा सीधा इस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला हम लोग को पता है, ये होगा डेल्टा U इज इक्वल टू PE कॉस ऑफ थीटा इनिशियल माइनस कॉस ऑफ थीटा फाइनल। आगे बात समझ में, कॉस ऑफ थीटा इनिशियल माइनस कॉस ऑफ थीटा फाइनल। एग्जैक्टली मैग्नेट में भी पढ़ते हैं हम लोग ये फॉर्मूला। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूला हो गया PE cos थीटा इनिशियल माइनस कॉस ऑफ थीटा फाइनल। फाइनल माइनस इनिशियल होता है बट माइनस बाहर होता है, उसकी वजह से ये अंदर जाने के बाद थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल हो जाता है कॉस के साथ। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया P कितना है 5 × 10⁻⁻6, E कितना है 4 × 10⁻5। ठीक है, cos 0 माइनस कॉस ऑफ 60, तो ये हो गया 20 × 10⁻⁻1। ठीक है भाई साहब, और ये हो गया cos 0, यानी ये हो गया 1 माइनस 1/2, यानी इससे ये कैंसिल हो गया और 1 माइनस 1/2 कितना हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जो आंसर इज व्हाट 1 जूल। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आने वाला है 1 जूल। तो देखिए आप दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो सवाल है सीधा सीधा ये वाला सवाल तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला लगाओ सवाल करो। कहां 25 का पेपर हार्ड था भाई। और पिछला वाला जो कूलम्ब्स लॉ वाला सवाल है, अरे यार वो तो हम लोग का जो नॉर्मल जेनरिक सवाल है, मेरे को लगता है हर टीचर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा है वो हमेशा करवा रहा होगा उस टाइप का सवाल। क्योंकि अगर हम लोग फोर्स पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे प्रोफाइल्स पढ़ते हैं, चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ मीडियम पढ़ते हैं, इसके अलावा हम लोग इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, ज्योमेट्री वाली प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, एसएचएम वाली प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। तो जो बेसिक जेनरिक हम लोग की 6-7 प्रोफाइल है कूलम्ब्स लॉ वाली, उनमें से एक नॉर्मल प्रोफाइल का नॉर्मल सवाल था। तो नीट का पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बस आपको उस टाइम पेशेंसली काम करना था। चलिए काफी है आज के लिए, अगले चैप्टर के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे इसी चैनल एनसीवी पर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।